बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और उन्हें ईसीबी आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार के फटकार लगाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके लिए आरक्षण लागू करना पड़ा। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू पर उन पर हमला बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह का भविष्य बताने में जुटे हैं। सम्राट चौधरी ने आरसीपी सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि विभीषण राम के पास गए थे, रावण के पास नहीं। मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना सम्राट चौधरी ने कहा कि जब विभीषण राम के पास आए थे तो राम राज्य की स्थापना हुई थी देश में और राज्य में, उसी तरह से राम राज्य की स्थापना होगी। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को। सवाल है कि अब जातीय गणना को लेकर के इन लोगों ने पहल की थी और न्यायालय में मामला आया और रुक गया। अभी अब सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ा तो हम इसके लिए कानून भी बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमें राहत मिलेगी और हम जातीय गणना जरूर नहीं एकदम, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ विधानसभा का सत्र बुलाइए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बुलाते? कानून बनाना चाहिए। और किसने विरोध किया ये तो बताइए। एक पेज के कैबिनेट नोट में नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने सहमति दिया, भाजपा के लोगों ने। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी इसी तरह ईबीसी के आरक्षण के विरोधी थे, सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का बयान देने का। और जहाँ तक मामला है जातीय जनगणना का, हम लोग तो कैबिनेट में बैठकर, नीतीश कुमार ने यदि तैयारी नहीं किया था तो हम क्या कर सकते हैं भाई। उन्होंने प्रस्ताव लाया और हम लोगों ने सहमति दिया। 25 जून 2022 को राजद कैबिनेट में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में थी और नीतीश कुमार तो यही बहाना बनाने के मुद्दे में बैठे थे, हम इसी मुद्दे पे भाग जाएं और बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड करा दें। अरे हम लोग तो सब दिन, भाजपा के लोग तो सभी वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। ये राजद थोड़ा है कि 15 साल किसी को आरक्षण नहीं दिया। भाजपा के लोगों ने सबके आरक्षण की चिंता की है। जदयू ने आरसीपी सिंह को विभीषण कहा है। स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण। तो राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। क्या कर रहे होंगे, इस पर क्या बात कर रहे हैं? नीतीश बाबू ये सब मजाक ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। नीतीश बाबू को घर में बैठना है, ये जनता तय करके बैठी है। नीतीश कुमार जी का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वो किनके घर जा रहे हैं? जो वन मैन पार्टी है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। और एक बड़ा पोल खुल गया कि ये लोग तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस तो आउट, तो कांग्रेस पार्टी तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड मोर्चे की बात कर रहे हैं। जो नवीन पटनायक जी ने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं। इसलिए ये राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। दूसरी ओर बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जातीय गणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जाति गणना को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे। चल रही है। अभी तक
जो जाति आधारित गणना के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो तो वैसे भी सुरक्षित ही है और सरकार इस गणना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश है इसको स्थगित रखने का, तो अभी स्थगित किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि आप फाइनल जजमेंट दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना, तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को सरकार ले गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। वो इसलिए कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे वो दोनों बात कह रहे हैं कि इसमें आप वही सारे चीज या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो आम जनगणना में ली जाती है। आप वो आदेश पढ़िएगा, उसमें ये भी लिखें। तो सवाल है कि आम जनगणना में जो आंकड़े या जो सूचनाएं सरकार संग्रहित करती है और उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है और लोगों की कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाती है, तो वही सूचना अगर जाति आधारित गणना के लिए एकत्रित की जाएगी तो उससे निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा। और उसमें क्या पूछा जाता है, पिता का नाम, पति का नाम, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपका पेशा क्या है, आमदनी क्या है। इसमें कौन सी ऐसी एकदम से गोपनीय सूचना है? ये तो आम सूचनाएं हैं और उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ये सभी सूचनाएं वैसी ही हैं जैसी जनगणना में ली जाती हैं। तो जनगणना में ली गई सूचना और वो सब सार्वजनिक होती है, तो अगर उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार वही सूचना लेती है तो उसे निजता का अधिकार का हनन कैसे होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा कानून बनाना। अब इस पर तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि विधानसभा या विधानमंडल को अधिकार भी नहीं है और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित गणना का आज प्रसंग है, इसकी आवश्यकता है। सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, जब हम अन्य पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्ग की अवधारणा स्थापित कर चुके हैं होगी तो उनकी पहचान कैसे हो। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो हर वर्ग के हो सकते हैं आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो अगर जाति आधारित और आर्थिक गणना किसी भी समाज या व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी आकलन इस गणना में कराया जा रहा था, तो ये सब तो आवश्यक जानकारियां थी। ये लोगों के हित में नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यकता थी। फिर ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा था
उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज़ है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। कोई क्या कुछ कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है कि आप लोग विधानसभा में कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा। और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी यहीं नहीं रुके। उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल की सराहना की और कहा कि अब तक जितने भी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, हर जगह से सकारात्मक खबर आ रही है। अभी तक तो जो सभी विपक्षी दलों के साथियों को या नेताओं को एक साथ करने की मुहिम है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में चल रहा है, अभी तक तो ये पूर्ण रूप से सफल दिखता है कि जहाँ जहाँ भी बातें हुई हैं सब जगह सकारात्मक बात हुई है। और सभी दलों को जो भाजपा से अलग है उनको एक मंच पर लाने की जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको सभी नेताओं ने, सभी क्षेत्रीय दलों ने सही और उपयुक्त माना है। और सब लोगों ने इसमें सहमति जताई है कि हम सबको साथ आना चाहिए। और अभी ही उड़ीसा की बात लेके बहुत लोग बहुत कुछ चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जो गए उनसे जो बात हुई, और चाहे नवीन पटनायक जी ने जो कहा है इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। उन्होंने कहा है कि हम अपना जैसे अलग लड़ते हैं लड़ेंगे, और अभी तक तो हम लोगों ने कोई ये कहा नहीं है कि नहीं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो अभी तक कहाँ विरोधाभास है। इसलिए सभी जो प्रयास मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से सफल है। और अब इसमें फिर कांग्रेस या कांग्रेस की जिन लोगों से बात होगी उन सबों को मिलाकर सबों की सहमति से तिथि और जगह का निर्धारण होगा। और अगर सभी दल को मंजूर होगा, सभी नेता की इच्छा होगी कि अगर पटना ही में हो, अगर सब चाहेंगे तब, नहीं तो सबको सबकी सुविधा जहां होगी वही बैठक होगी और सबको जो सूट करेगा उसी हिसाब से तिथि निर्धारित की जाएगी।